Screen. ओके ओके फाइन ओके। सो 8 P's ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटिंग। बेसिकली ये जो सेशन है, मैंने लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल का जो सेशन हुआ था उसमें मैनेजर सेशन के लिए ये मैंने लीड किया था LIRT में, लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल। वो मीटिंग श्रीलंका में हुई थी और वहां पर ये प्रेजेंट फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंट किया था। तो ये 8 पीस क्या है और इसका ये बनाने का ये जो प्रोग्राम है या ये कॉन्सेप्ट को बनाने का उसके पीछे मकसद क्या है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद ये मेरा टर्मिनेशन, एजेंसीज का टर्मिनेशन का ये पिक्चर आपको मिला रहेगा। तो इसमें मैंने क्या बताया, 2009 से लेकर 2017 तक टोटल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 64 लाख एजेंट्स का टर्मिनेशन हुआ है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में 57% हुआ है, LIC में 43% हुआ है 64 लाख में से। मतलब प्राइवेट के 36 लाख टर्मिनेट हुए, LIC के 28 लाख टर्मिनेट हुए। अभी इसको अगर हम देखते हैं तो इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये फिगर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि 8 साल के अंदर हमारी जो टोटल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 20 लाख एजेंट अभी जो है रोल्स पे, वो 20 लाख एजेंट 3 बार टर्न अराउंड हो चुके हैं। मतलब 64 लाख अगर बाहर हो चुके हैं तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ये मैंने काफ़ी प्राइवेट इंश्योरेंस के CEOs, हेड जो सेल्स हेड्स है, LIC के काफ़ी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से वगैरह मेरी बात होती थी। तो ये जो एवरेज अगर आप देखेंगे, हर साल 8 लाख एजेंट, मतलब एवरेज बेसिस पे 8 लाख एजेंट्स हर साल टर्मिनेट हुए हैं। और उसका मतलब है 40% एजेंट एवरी ईयर टर्मिनेट हो रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या है, मतलब आप लोग अपने मतलब दिमाग क्या मतलब है ना, अपने आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली नंबर 1 है ये क्यों हो रहा है। ओके, सेकेंडली हो रहा है वो तो ठीक है, बट इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो दिखने में आता है वो ये है कि हम लोग काफी सारा हमारा समय एजेंटों को रिक्रूट करने में इतना तकलीफ होता है, इतना हम लोग एफर्ट डालते हैं, और वो एफर्ट के बाद 50-40% लोग अगर टर्मिनेट होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो ऐसा मिसिंग हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है जिसके कारण ये होता है। मैं जब बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में था तो सन लाइफ कनाडा से एक डेविड नॉल करके ट्रेनर आते थे और उन्होंने हमको एक बहुत बेसिक चीज बताई थी रिक्रूटमेंट में। उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई थी हम लोगों से, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बैड रिक्रूटमेंट। ओके, उसका एक्सरसाइज का नाम था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बैड रिक्रूटमेंट। और उसमें अगर डेवलपमेंट ऑफिसर का टाइम का, उसके अलावा जो बाकी सब जो रिकॉर्ड्स कीपिंग और LIC के तरफ से जो कॉस्ट होता है, ऐसे पूरे कॉस्ट अगर हम निकालते हैं तो काफी मतलब बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारा काफी सारा एफिशिएंसी और हमारा इफेक्टिवनेस वहाँ लॉस हो जाता है, हमारा एफर्ट जो है वो लीकेज हो जाता है। तो ये हमको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसके ऊपर मेथोडोलॉजी, मतलब इसका रूट कॉज क्या है वो हमको देखना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग आगे चल के इतने सारे एजेंटों को, इसका इम्पैक्ट देखो 2-3 जगह पे है इम्पैक्ट। एक तो हमारा एफर्ट चला जा रहा है, वो तो एक है, कैसे भी करके हम एजेंट बना लेते हैं, बट उसको टिका 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 के रखना, उसको उससे उसको एक्टिव रखना, उसको प्रोडक्टिव रखना, ये काफी सारे चैलेंजेस है। और मैं इससे काफी वाकिफ हूँ, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कंपनीज में और LIC में और सब जगह काफी डेवलपमेंट ऑफिसर से मेरा पर्सनल रिलेशन है। तो ये सब चीजों के बारे में काफी मुझे बहुत ही डिटेल में पता है। इसका एक मतलब ये है कि अगर हर ये एजेंट जो टर्मिनेटेड है उसने, अगर हम मान के भी चले कि 10-15-20 पॉलिसी अगर किया रहेगा, तो मतलब कितना बड़ा ऑलमोस्ट 6 करोड़ का जो है वो पॉलिसी होल्डर्स ये लोगों से नाराज रहेंगे। इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे काम में जरूर आता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग टर्मिनेट होते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में गलत या बैड, जो जिसको बैड माउथिंग कहते हैं, मतलब नेगेटिव कुछ वो करते हैं, पॉलिसी होल्डर्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे खुद के लिए ही हम आगे का जो आने वाले दिनों में जो हमारा
एफर्ट रहेगा, वो काफी सारा नेगेटिविटी के कारण हमारा एफर्ट बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना जरूरी है, और वो सोच के हम लोग को मतलब करेक्टिव स्टेप्स उसमें लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो इनकम हमको कमाना चाहिए वो हम कमा नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और ये 8 P जो मैंने किया है उसका बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसे कुछ मुद्दे मेरे सामने आए हैं जो अगर हम ठीक करते हैं तो बहुत सारा एफर्ट जो है हमारा वो लीक होने का, लीकेज जो है वो काफी बंद हो सकती है। तो उसके रिलेटेड वेरी क्विकली हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला हमको देखना है कि इसका रूट कॉज क्या है, मूल, उसका मूल जो 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 बोलते हैं ना रूट से। फ्रूट्स में हमको देखना नहीं है, रूट्स में देखना है, क्योंकि रूट्स अगर प्रॉपर है तो फ्रूट्स हमको प्रॉपरली मिल सकते हैं। बट उसका रूट कॉज क्या है, तो ये 8 Ps के जरिए से मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली इसका रूट कॉज क्या है। मैं अगर आपको पूछूंगा, सो बेसिकली एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिस्पॉन्ड करो। एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, तो इसको आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एक एसबीए के लिए एक ऐसा सिंगल एक्टिविटी क्या है। मुझे पता है कि एसबीए और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ता है, बट अगर मैं ये पूछूं कि एक ऐसा एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी क्या है जो अगर हम कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हम करेंगे तो हमारे इनकम में जो जो बढ़ोतरी रहेगी ना, वो काफी कमाल की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम एक एक ही चीज क्या है जिसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली, रेगुलरली अगर करेंगे तो क्या होगा। यस समर्थ, रिक्रूटमेंट। ओके, तो जरा क्विकली चैट में डाल दीजिए फटाफट, सो दैट क्या है वो एक एक्टिविटी, क्या करेंगे। एक सिंगल एक्टिविटी है जो अगर हम करेंगे तो हमको लंबे समय तक बहुत ही बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ इनकम। आपको सबको पार्टिसिपेट करना है प्लीज, तो जस्ट क्विकली टाइप इट और यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। यस, रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट सर। रिक्रूटमेंट, यस यस। ओके, गुड। ओके, सो बेसिकली रिक्रूटमेंट है अभी। मुझे बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है, कोई ऐसा डाउट नहीं है कि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, आप लोग सब जानते हो। आपको काफी मतलब इसमें काफी आपका आपका आप जानते हो, एंड यू आर अवेयर अबाउट दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, तो ऑल ऑफ अस आर अवेयर। नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन वो आता है कि इफ वी आर अवेयर दैट रिक्रूटमेंट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो हमको करना चाहिए, तो फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एक रिक्रूटमेंट वाला एक्टिविटी में हम लोग कितना समय दे रहे हैं। मैं समय के बारे में आपको बोलूंगा कि आप परसेंटेज में अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा टोटल 112 कलाक का मतलब समय हमारे पास है, वेकिंग आवर जिसको हम बोलते हैं, 16 कलाक लेके। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो एक्टिविटी है मतलब ये रिक्रूटमेंट के लिए हमको हम कितना समय देते हैं, कितना परसेंट। यस समर, 10%। यस, come on, ladies and gentlemen, please quickly post। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2%, वेरी गुड मनोज, थैंक्स फॉर बीइंग कैंडिड एंड वेरी नाइस। या 10%, okay, fine, good। So what is the thing is that very important is and I am very happy that we are talking about the real things। Okay, now what happens is अगर हमको ये पता है कि रिक्रूटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, ओके, पता भी है, बट फिर भी उसके बावजूद हम लोग उतना समय नहीं दे पाते हैं, या नहीं दे सकते हैं, या देते नहीं है उसमें, क्योंकि क्योंकि उसके लिए समय मिलता नहीं है, राइट। तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये समय हमको मिलता नहीं है, या ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये हम लोग इसको प्रिंसिपली करते नहीं ना, व्हाई। क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस में हमको व्हाई पूछना बहुत जरूरी है ना, व्हाई 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 इज इट नॉट हैपनिंग। आई नो सब लोग जानते हैं, सब लोग सोचते भी हैं, करना चाहते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, करना भी चाहते हैं, हर रोज सवेरे उनके माइंड में आता भी है, बट एक्चुअली जब वो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, और कहीं ना कहीं जब शाम होती है तो वो दिन निकल जाता है,
दूसरे दिन ना फिर से ऐसे होते रहता है। साल के शुरुआत में हम प्लान करते हैं कि इतना सब सारा मतलब काम करेंगे, बट फिर भी उसके बावजूद हमारा रिक्रूटमेंट होता नहीं है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको एक डिस्टिंक्शन पता नहीं है। तो मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि अगर सक्सेस चाहिए तो उसमें आपको इफेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए और एक्सेलेंस होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स, सही जो चीजें हैं वही करना, सही एक्टिविटी, राइट एक्टिविटीज करना, जो रियल एक्टिविटीज करना, जो एक्टिविटी चाहिए वही एक्टिविटी करना, जो हमको फ्यूचर में जहां हम जाना चाहते हैं वो लेके जावे वैसा एक्टिविटीज करना। हमको पता है रिक्रूटमेंट इज द राइट थिंग टू डू, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, बट कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस पे हम मतलब वी आर नॉट फोकसिंग। सेकेंड इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, मतलब कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं उसको क्वालिटी से करना, उसको एक सिस्टम से करना, एक प्रोसेस से करना, तो फिर उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो वो एफिशिएंसी, अगर कोई भी चीज हम लोग इफेक्टिव और एफिशिएंसी ये दोनों चीज अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो भी काम है ना वो एक्सेलेंट हो जाएगा। तो इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स एंड एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट। तो सही एक्टिविटीज करना वो इफेक्टिवनेस में आता है, और जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसको एक प्रोसेस से, एक क्वालिटी से, एक एफिशिएंसी से उसको करना जिसमें लीकेज नहीं हो, तो वो एफिशिएंसी जो है एफर्ट के साथ जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो अगर होना है और ये दोनों हम करते हैं तो एक्सेलेंट हो जाते हैं। बट ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम इफेक्टिवनेस पे फोकस करते हैं? क्यों? क्योंकि हमको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इसका डिस्टिंक्शन हमको शायद पता नहीं या पता है, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, हम अर्जेंट वाले मैटर में फंस जाते हैं। अर्जेंट वो मैटर है जिसमें इमीडिएट आपको एक्शन लेना पड़ता है, और वो अगर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ हानि या उसका कोई परिणाम या कॉन्सिक्वेंस आपको हो सकता है। तो अर्जेंट मतलब वो सारे चीजें या वो सारे एक्टिविटी जो नहीं करेंगे तो अभी डंडा पड़ेगा, या अभी कुछ सर्विस कट हो जाएगी, या कभी कुछ अभी कुछ लफड़ा हो जाएगा, राइट, उसको अर्जेंट कहते हैं। इम्पोर्टेंट वो सब चीजें हैं जो आज नहीं करेंगे तो चल जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट वाला चीज है ये अगर हम नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में पड़ेगा, कहीं तो फ्यूचर में पड़ेगा। जैसे डेविड नॉल हमको बिरला सन लाइफ में कहते थे, जैक किंडर ब्रदर्स करके जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एजेंसी मैनेजर्स है, उन्होंने एक बुक लिखा है अपवर्ड बाउंड। तो वो कहते हैं कि द पनिशमेंट ऑफ नॉट रिक्रूटिंग is a sure shot punishment. It will not happen today, it will not happen tomorrow, but someday it will happen in a big way. Okay? तो उनका कहना है कि रिक्रूटमेंट नहीं करने का जो पनिशमेंट है वो तो होना ही है, वो डेफिनेटली होगा, और वो बहुत बड़े मतलब उसका इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ेगा। बट क्या होता है, वो जो भी चीज इम्पैक्ट कल करने वाली है उसके ऊपर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। और इसमें आपको मतलब ये वापस आपको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जब जो चीज इम्पोर्टेंट है वो हम अगर नहीं करते और उसको टालते रहते हैं और उसको अगर हम डिले करते रहते हैं तो वो इम्पोर्टेंट चीज एक दिन अर्जेंट बन जाती है। ओके, वेरी सिंपल है, वो इम्पोर्टेंट चीज एक दिन अर्जेंट बन जाती है। और ये अर्जेंट जो बन जाता है उस अर्जेंट मतलब वो आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो हमको उसके ऊपर अटेंशन देना ही पड़ता है। अच्छा, आज जो आपका अर्जेंट मैटर है वो आपने कल कुछ ना कुछ सही किया नहीं था, इसके लिए आज आग लगी है और इसके लिए आप अर्जेंट मैटर को हैंडल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अभी ये अर्जेंट वाला जो है वो ऑलरेडी काफी कुछ तकलीफ हमने मतलब काफी कुछ मिस्टेक्स या कुछ गलतियां या कुछ किए हैं हमने, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज अर्जेंट वाले मैटर्स बहुत जमा हो गया और इसके कारण फिर वापस हमको इम्पोर्टेंट पे ध्यान देने को होता नहीं। बट हमको कुछ ना कुछ करके इम्पोर्टेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, इसका फोकस लाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमारे जो परसेप्शन जो है, पैराडाइम जो है उसको हेलो हमको चेंज। या सर, इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोल सकते हैं उस पर आप? यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर ऑन द डॉट। सो इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एकदम मतलब जबरदस्त आपने ये बताया। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं, राइट। ओके। मतलब एक कार जो है ना, कार को अभी जैसा अर्जेंट इंपॉर्टेंट है ना, कार हम लोग खरीद लेते हैं, फिर उसका जो सर्विसिंग वगैरह हमको टाइम नहीं मिलता है।
और वो कार को हम घसीटते रहते हैं, तो क्या होता है एक दिन फिर वो कुछ साल चलेगा, बट बाद में फिर एक दिन ऐसा बड़ा उसमें कुछ धमाल हो जाएगा कि फिर बहुत सारा तकलीफ होगा। तो कार को कंटिन्यूस वो मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है ताकि वो रनिंग कंडीशन में और कोई इश्यूज नहीं आवे। इसको हम लोग अर्जेंट इंपॉर्टेंट कहते हैं। सो यू हिट द नेल ऑन द हेड गोपाल जी, करेक्ट। सो हमको ये बोल सकते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो हमको करना चाहिए। तो शुरू करते हैं 8 पीस ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। ये ऐसा क्यों होता है, लोग टर्मिनेट क्यों होते हैं, हमारे लाइफ में एजेंसी का रिक्रूटमेंट पे फोकस क्यों नहीं रहता है और हम लोग जो करते हैं। तो मैं इसका एक कारण क्या बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग इतने सारे फिजूल चीजों में इतने व्यस्त होते हैं कि जो रियल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हमको टाइम मिलता नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, शायद आप लोगों के साथ ये नहीं हो, बट एक आपके लिए विचार करने के लिए या सोचने के लिए मैं कहूंगा कि मुझे लगता है 90% एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ना, दे आर वेरी बिजी डूइंग नथिंग, बहुत बिजी है बट दे आर डूइंग नथिंग। नथिंग का मतलब क्या है कि आपका फोकस, जो आपका गोल ओरिएंटेशन है, जो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, उसके रिलेटेड कुछ भी काम आप नहीं करते। इसके लिए वी आर सेइंग दैट मोस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड एजेंट आर वेरी बिजी डूइंग नथिंग। तो सबसे पहले पर्पस में आते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको लाइफ में या हमारे कोई भी मतलब कोई भी चीज में, वो भले एजेंट हो भले ट्रेनर हो, मेरे खुद के लाइफ में पर्पस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो वो हेलो पर्पस या सर, उसको मराठी में बोलते हैं काम दमडी चले यानी गडचे फुर्सत नहीं, ऐसे बोलते हैं उसको। किसको? एक फ्रेज है, ये फ्रेज है, काम दमड़ी का नहीं और गड़ी की फुर्सत नहीं, ऐसे बोलते हाँ हैं हाँ उसको। हाँ हाँ राइट राइट राइट, या मराठी में बढ़िया, राइट। ओके, सो द फर्स्ट इज पर्पस। व्हाट इज पर्पस? यहाँ मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। पर्पस और गोल में डिफरेंस होता है। गोल मतलब जो मेरे को चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या फायदा होना चाहिए, मारू सू बोलते हैं ना जैसे गुजराती में, वैसे मेरा क्या फायदा है वो गोल है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। मतलब पॉलिसी बेच के मुझे क्या मिलना चाहिए, एजेंट को काम करवाने से मुझे क्या मिलना चाहिए, या आप मतलब आपको ट्रेनिंग करने से मेरे को क्या मिलना चाहिए, वो है गोल। गोल मतलब जो है ना वो सेल्फिश मोटिव होता है, और सेल्फिश मोटिव से जब हम मार्केट में जाते हैं उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो हमको पर्पस को क्लियर होना, हमारे सामने एक पर्पस को क्लियर करना चाहिए। तो पर्पस क्या है? पर्पस का मीनिंग है कि जैसे मैं अगर मेरा खुद का पर्पस अगर मेरे को सोचना है तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बारे में जब मैं मर जाऊंगा उस समय मेरे बारे में उन्होंने क्या बोलना चाहिए, और वो मैं एक सोच के अगर एक दो चार सेंटेंसेस, तीन चार सेंटेंसेस में बना के अगर लिख के रखता हूँ तो मुझे ये क्लियर होता है कि दिस इज माय पर्पस। और फिर जो भी मैं काम करूंगा तो मेरा वो मकसद रहेगा, जो जो मैं करता हूँ एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी वो पर्पस के रिलेटेड मैं करूंगा। और आपको मतलब जानकर ये खुशी होगी कि जब आप पर्पस के लिए काम करते हैं तो आपका पैशन जो है ना वो बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत जबरदस्त पैशन होता है, राइट। तो पर्पस का मतलब, और एक सिंपल चीज क्या है, पर्पस मतलब दूसरों का गोल अचीव करने के लिए काम करना। तो मैं एज अ ट्रेनर, मेरा पर्पस ये है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लाइफ में उनका जो गोल्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं पूरा तहे दिल से और पूरे मेरे एनर्जी और मेरा फोकस ये डालूंगा कि वो जो सामने वाले मतलब जो जो सामने जो एजेंट्स है उस एजेंट्स को मतलब कैसे, जैसे आपका अगर पर्पस का बात किया जाए तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके एजेंट्स के लाइफ में आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं ना, आपके एजेंट के फ्यूचर में आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। आपको क्या मिलेगा इसमें से वो सेकेंडरी है, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं रहेगा। आपका फोकस ये रहेगा कि आपके एजेंट्स का मैक्सिमम आप कैसे भला करेंगे। मेरा फोकस रहेगा कि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका मैक्सिमम मैं भला कैसे करूंगा, उनका गोल्स को पूरा करने के लिए कितना मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। आपके एजेंटों ने सोचना चाहिए कि उनके कस्टमर्स का गोल को कंप्लीट करने के लिए वो कितना काम कर सकते हैं। जब हम इस भावना के साथ बाहर निकलते हैं तो एक अलग प्रकार का बॉडी लैंग्वेज होता है, और पर्पस से आपकी बॉडी और आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है
वो अलग होता है। लोगों को दिखता है आपके अंदर का पैशन, लोगों को आपका आपका इंटेंशन पता चलता है। जैसे कोई एजेंट अगर किसी के पास खुद का एमडीआरटी करने के लिए पॉलिसी लेने जाता है, या खुद को कार लेने के लिए अगर वो पॉलिसी लेने जाता है, वो कस्टमर को खुला दिख जाता है उसके चेहरे के ऊपर से कि ये इसका कुछ मकसद पूरा करने के लिए आया है। बट हमारा अगर मकसद कुछ रखने बिगड़, हम अगर कस्टमर की भलाई और कस्टमर के बारे में सोचेंगे तो वो पर्पस है। तो कहीं ना कहीं हमको पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, पर्पस रिटर्न होना चाहिए। और जैसे साइमन सिनेक कहते हैं स्टार्ट विथ व्हाई, वो कहते हैं व्हाट क्या करना है और कैसे करना है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्यों करना है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो क्यों करना, उसके पीछे का अगर पर्पस हमारा क्लियर हो जाए, तो जो कंपनीज पर्पस क्लियर होता है, साइमन सिनेक कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और सस्टेनेबल उनका कॉम्पिटिटिव एज रहता है। तो ये पर्पस एज एन इंडिविजुअल, इसको मिशन भी बोलते हैं, तो कंपनी इसको मिशन कहता है। जैसे एलआईसी का खुद का मिशन है, वैसे हमारा इंडिविजुअल लेवल पे हमारा पर्पस होता है। तो ये पर्पस के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर हमको समय नहीं मिल रहा है रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि अगर एजेंट्स मेरे पास टिकते नहीं है, या मेरे को उनसे काम निकालने को नहीं हो रहा है, तो उसका सबका एक मेजर जो कॉज है वो आपका पर्पस क्लियर नहीं है, और उसके बाद आपके एजेंट्स का पर्पस क्लियर नहीं है। तो अगर आपका पर्पस आप क्लैरिफाई करते हैं, आपका पर्पस आप राइटिंग में बनाते हैं, और वो पर्पस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं हर रोज, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक अलग पैशन निकलेगा, आपका एक अलग भनक निकलेगा, और लोग आपका वो पैशन को देख सकेंगे, जिससे फिर ऑटोमेटिकली काम चालू होगा, और लोग आपके उस मिशन में जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए वो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट पी है पर्पस। सेकेंड पी है प्रोफाइल। जनरली क्या होता है ना, हम लोग अगर हम देखेंगे कि इतने सारे एजेंट्स अगर टर्मिनेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, हम गलत डीएनए वाले लोगों को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं। अगर कोई, जैसे प्रोफाइलिंग में हम कहते हैं एक इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर हम इंट्रोवर्ट को अगर एजेंट बनाएंगे, देखो हम क्या करते हैं ना, लोगों को पूछते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्या। अभी एक्स्ट्रा इनकम इंट्रोवर्ट को भी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट को भी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम के चलते या एक्स्ट्रा इनकम बनाने के चक्कर में इंट्रोवर्ट भी इस बिजनेस में आते हैं, जबकि एक्चुअल उनका डीएनए इस बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये प्रोफाइल एक प्रॉपर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये टर्मिनेशन का सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये प्रोफाइल गलत होने के वजह से, इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा अगर आने के वजह से वो लोग टर्मिनेट होते हैं। बिकॉज वो लोग कैसा भी कुछ भी करके थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, बट ओवरऑल उनके अलाइनमेंट जो है, उनका डीएनए का अलाइनमेंट होता नहीं है। उसी प्रकार से टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड करके एक प्रोफाइल होता है। जो लोग टास्क ओरिएंटेड है, वो लोग एजेंसी का काम के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। हमको पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। जो बैठ के एक जगह पे काम करेगा, तो वो एनालिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, वो एक मैनेजर हो सकता है, बट वो एक सेल्समैन जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को बढ़ाने के लिए तो कर लेते हैं, बट ये चेक करना ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बिरला सन लाइफ का एग्जांपल दूंगा कि बिरला सन लाइफ में करीबन 24,000 लोगों ने बताया कि उनको ज्वाइन करना है एज एन एजेंट, और उसमें से छांट छांट के लास्ट में 3,000 लोगों को हमने सिलेक्ट किया। तो बिरला सन लाइफ का बहुत ही ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड था, जिसके कारण वो लोग बहुत सारा चीज वो करते थे। तो बिरला सन लाइफ में सबसे पहले एक पॉप टेस्ट करके होता था। पॉप टेस्ट वो सन लाइफ कनाडा की टेस्ट है, वो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। बट बिरला सन लाइफ में कोई अगर एजेंट के लिए कोई एजेंसी मैनेजर कोई बंदे को लेके आता है, तो उसको पहले उसको पॉप टेस्ट देना पड़ता था, जो कंप्यूटर के ऊपर 5 मिनट का टेस्ट था। वो पॉप टेस्ट देने के बाद वो कंप्यूटर एक रिपोर्ट देता था, जिसमें 3 चीज लिखा हुआ रहता था। एक रहता था प्रोसीड, दूसरा रहता था प्रोसीड विद कॉशन, और थर्ड रहता था रिजेक्ट। अभी अगर पॉप टेस्ट में रिजेक्ट अगर आ गया, तो इवन सीईओ ऑफ द कंपनी या सन लाइफ कनाडा का सीईओ भी अगर बोलेगा उसको एजेंट रखो, तो वो लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है उसमें टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होगा, तो वो लोग उसको करते नहीं थे। जो प्रोसीड है बोलते हैं,
तो प्रोसीड इमीडिएटली उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके उसको ट्रेनिंग में भेजते थे। अभी जो तीसरा उसमें जो ऑप्शन आता था जब लोग ये टेस्ट लेते थे कि प्रोसीड विद कॉशन, तो प्रोसीड विद कॉशन जो भी आएगा उसको कंपलसरी ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू कराना पड़ता था। और ब्रांच मैनेजर को ऐसे एक रजिस्टर रखना पड़ता था जिसमें जितने लोग प्रोसीड विद कॉशन उनके पास आ रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता था, और उसमें से मिनिमम 30% को उनको रिजेक्ट करना ही पड़ता था। कोई भी ब्रांच मैनेजर अगर सबको लेता है तो ब्रांच मैनेजर को ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो उसको 30% रिजेक्ट करना ही पड़ता था। तो उसमें से सिर्फ 70% सिलेक्ट होते थे, और जो नेगेटिव आ गए उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने ये प्रोफाइल के बारे में सोचा नहीं है, या प्रोफाइल प्रोफाइल के बारे में या प्रोफाइलिंग टेस्ट जो है, टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपने नहीं दिलाया है या वो टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है। इस वजह से काफी गलत लोग जो इस बिजनेस के लिए या जो भी ऐसा सेल्स का बिजनेस के लिए जिनका बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है, तो हमारा बिरला सन लाइफ में 24,000 में से सिर्फ 3,000 को उन्होंने लिया, क्योंकि अलग अलग लेवल पे ये छाटा जाता था। और उसमें से ये तो प्रोफाइल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको प्रोफाइल के बारे में काफी सोचना चाहिए। तीसरा जो है वो प्लानिंग है। तीसरा पी प्लानिंग है। बहुत बार हमारा रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान इसलिए नहीं रहता है कि किसी ने भी लिखित रूप में रिक्रूटमेंट के बारे में प्लानिंग कभी किया ही नहीं। तो आपका जीओआईबी जो है, जीओआईबी आपका जो आईबी के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, वो जीओआईबी के हिसाब से आपने एक 3 साल का प्लान बनाना चाहिए कि आपको कितना इंसेंटिव, कितना आईबी आपको कमाना है। और वो बेसिस पे फिर आपको एक प्लान बनाना चाहिए कि आपको कितने नए एजेंट्स को रिक्रूट करना पड़ेगा अगर वो आईबी तक पहुंचना है। अभी आपका पर एजेंट आईबी कितना आ रहा है, और आपको अगर उतना आईबी लगेगा तो फिर उसके लिए नए एजेंट्स कितने लगेंगे। जब तक आपने ये प्लानिंग नहीं किया है, जब तक आपने ये लिखित रूप में लिखा नहीं है, तब तक आपके लाइफ में कभी भी आप रिक्रूटमेंट पे आपका फोकस आएगा ही नहीं। तो इसके लिए ये 3 इयर्स प्लान जो है वो रहेगा। मैं इसके ऊपर एक सेशन करने वाला हूँ। आपको एक फ्री सेशन में दूंगा जिसमें हम जीओआईबी रिलेटेड 3 इयर्स का प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको मैसेज भेजूंगा, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, जिसमें हम जीओआईबी रिलेटेड पूरा आपको प्लानिंग करके बताएंगे किस प्रकार से 3 ईयर का गोल सेट करके उसको 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर ऐसे करके अलग अलग हम लोग उसको आईबी के साथ रिलेट करेंगे रिक्रूटमेंट को। तो ये अगर आपके पास प्लान होता है तो 100% उसमें आप फोकस करके आप काम करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये जो प्लान बनाना है ना, इसको स्ट्रैटेजिक प्लान कहते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब ये क्या करना है मुझे 3 साल में, वो मैं इसमें लिखता हूँ। उसके बाद आता है टैक्टिकल प्लान, जिसको मैनेजमेंट में हम टैक्टिकल प्लान कहते हैं। पाथवेज मतलब ये अगर मुझे इतना रिक्रूटमेंट करना है तो वो कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसका पूरा जो डेफिनेशन है वो हमको मतलब बनाना पड़ता है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, बिजनेस में इसको बिजनेस प्लान कहते हैं। अभी अभी एक बिजनेस के लिए मैंने आज ही एक फाइनलाइज किया है, करीबन पिछले 2 महीने से मैं वो डॉक्यूमेंट बना रहा था एक कंपनी के लिए, जिसका 22 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसको हम पाथवेज कहते हैं कि क्या, कब, कैसे, क्यों होगा, उसका पूरा डेफिनेशन करके वो प्लान जो है 4 साल के लिए, उसमें पूरा चीज आता है, हर चीज आता है, फाइनेंस से लेके, स्टाफ से लेके, मेथोडोलॉजी से लेके उसका कैसे क्या करना है वो पूरा वो हमको। तो हमारा ऐसा कोई बिजनेस प्लान हमने बनाया नहीं है। पहले तो क्या है कि क्या करना चाहिए वही पता नहीं है, तो उसको कैसे करने का सवाल ही नहीं आता है कि क्या करने का और कैसे करने का। बट एक बार आपने अगर जीओआईबी अगर बना के, मतलब जीओआईबी के बेस पे अगर आपने प्लान बनाया होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको आगे का बात जो है कि उसको कैसे करना, क्या करना, वो भी आ जाए। जो 5th पॉइंट है, 5th पी है, उसको मैं कहता हूं प्रिडिक्टेबल। ऑलवेज क्या होता है कि हम लोग ऑलवेज क्या होता है ना, हम लोग जब भी मतलब ये कोई भी गोल सेटिंग करते हैं, तो गोल सेटिंग करने के बाद एक ऐसा मतलब ये होता है कि गोल सेटिंग तो कर लेते हैं,
बट गोल सेटिंग को अचीव कैसे करना। अभी मैं कोई डीओ को अगर पूछता हूँ कि आप ये साल कितना रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तो 1000 से लेके 200 से लेके 300 से लेके सब लोग फिगर दिखाते हैं, बट क्या ये प्रिडिक्टेबल है, क्या ये पॉसिबल है, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। और इसको पॉसिबल अगर करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी हम नहीं जानते। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब है, अगर मैं बोलूंगा कि ये साल मैं 100 एजेंट करूंगा, अगले साल मैं 150 करूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर में मैं 200 करूंगा, और वो होना चाहिए, तो वो कब होगा, जब आप इसको प्रिडिक्टेबल बेसिस पे आप प्लानिंग करेंगे। तो प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है, प्रिडिक्टेबल मतलब क्या है कि एजेंट रिक्रूट कितना करना ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक एजेंट रिक्रूट करने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ता है और कितना मीटिंग करना पड़ता है, इसका अगर आपके पास मापदंड अगर होता है तो उसको हम प्रिडिक्टेबल कहते हैं। मतलब हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर और हर एक एसबीए का कितने लोगों को मिलना पड़ेगा और कितना मीटिंग करना पड़ेगा, इसका मापदंड अगर रहेगा, तो जैसे अगर कोई डीओ देखता है कि ओवर 6-7 महीना अगर वो रिकॉर्ड रखता है, तो उसको पता चलेगा कि 7 लोगों को मिलने के बाद और 10-12 मीटिंग करने के बाद, 7 लोगों के साथ 12 मीटिंग करने के बाद मेरे को एक एजेंट मिलता है। सपोज ऐसा हम लोग करते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, फिर मुझे पता चलता है कि मुझे मीटिंग 7 करना है, 7 लोगों को मिलना है, 12 मीटिंग करना है अगर एक एजेंट के लिए। तो मुझे अगर 50 एजेंट करना है, तो मैं वेरी सिंपल है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जैसे 12, तो 600 या 650 मीटिंग मुझे कुछ करना पड़ेगा साल में। तो एक बार मेरे को ये पता चलता है कि इतने एजेंटों के लिए मेरे को इतना मीटिंग करना पड़ेगा, उसको मैं वीकली डिवाइड करके अगर उतना मीटिंग करते जाता हूँ, तो ऑब्वियसली विदाउट एनीथिंग मेरा एंड ऑफ द ईयर उतना रिक्रूटमेंट होना चाहिए। जैसा 10 मीटिंग के बाद एक अगर एजेंट मिलता है मुझे, और मुझे अगर 50 एजेंट करना है, तो मतलब 500 मीटिंग्स मेरे को करना पड़ेगा। और 500 मीटिंग अगर पूरे साल में करना है, तो 50 वीक होते हैं, तो उसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे को 10 मीटिंग पर वीक अगर मैं कंपलसरी करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा 50 एजेंट एंड ऑफ द ईयर रिक्रूट हो गए ही होंगे। इसको हम प्रिडिक्टेबल कहते हैं। तो प्रिडिक्टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक डेटा रखना पड़ता है, और फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे जब एजेंट का प्लानिंग करूंगा, मैं कितने एजेंट रिक्रूट करना है, वो मैं प्रॉपरली कर सकता हूँ, बिकॉज उसमें मुझे वीकली कितना मीटिंग करना पड़ेगा वो एक फिगर आ जाता है। और वो मैं अगर शपथ लेता हूँ, प्रण लेता हूँ कि वो उतना पर वीक का मीटिंग मैं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जो 6th पी है, जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है कि बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग किसी को रिक्रूट करते हैं एज एन एजेंट, तो हम उनको क्या प्रॉमिस करते हैं। क्या हम ऐसा कुछ प्रॉमिस करते हैं जो हम कभी भी निभा नहीं पाएंगे? क्या हम ओवर प्रॉमिस करते हैं? क्या हम उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं? प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ये रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मैंने काफी कंपनीज और काफी एजेंसी मैनेजर्स के साथ काम किया है, मोर देन 5000 एटलीस्ट। और हर एक का जो ये होता है, बोलता है सर एजेंट तो कोई काम नहीं करता है, हमको ही बैग लेके पूरा दिन भागने का रहता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने एजेंट को रिक्रूट किया तो आपने क्या बताया। तो वो मुझे फिर मतलब शर्मा के कहते हैं कि सर मैंने, हम लोग उनको बोला कि आपको कुछ करने की, क्योंकि जब भी हम एजेंट बनाते हैं, एजेंट बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं डोंट वरी, आपके पास टाइम नहीं है, मैं करूँगा। आप खाली मेरे को आपके चाचा जी, भतीजा, भाई, भाई बहन, अंकल आंटी, सबको आप मेरे को इंट्रोड्यूस कर देना, मैं जाके जो भी सेल्स है वो करूंगा। अभी ये आपने रॉन्ग प्रॉमिस किया और वो आप निभा नहीं पाएंगे, कितने एजेंट को आप तो मतलब क्या होता है कि मेरी एजेंसी की फोर्स फिर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इतना प्रॉमिस जो मैंने किया है तो हम लोग है ना, प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और वो निभा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये हम लोग कभी देखते नहीं है। इस वजह से ये प्रॉमिस के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज एजेंट बोलता है उसके पास टाइम नहीं है, तो हम कुछ भी प्रॉमिस करेंगे तो वो हमको फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि फिर एग्जिस्टिंग एजेंट के साथ ही आप काम करते रहेंगे, नया एजेंट आपको करने को नहीं मिलेगा। तो प्रॉमिस के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आप जो भी प्रॉमिस करते हैं वो क्लियरली आपको प्रॉमिस करना चाहिए कि 1 साल के लिए मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, उसके बाद आपको अपने आप से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जो भी उसके लिए लगेगा वो मैं सपोर्ट करूंगा, करूंगी, बट आपको 1 साल के बाद ये सब खुद करना पड़ेगा।
तो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट अगर हम वेरी क्लियरली डिस्टिंक्टिव अगर कम्युनिकेशन करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है टर्मिनेशन का बहुत बड़ा कारण ये प्रॉमिस है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा प्रॉमिस करते हैं, आसमान और स्काई एंड स्टार्स एंड मून से प्रॉमिस करते हैं, फिर वो उनको निभाना मुश्किल हो जाता है, एक्सपेक्टेशन उधर खत्म हो जाते हैं, और एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे तो सामने वाला डीमोटिवेट होता है। तो हमको कहीं ना कहीं ये रॉन्ग प्रॉमिस जो करते हैं या रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हैं वो बंद करना पड़ेगा, तभी फिर जाके हमारा रिक्रूटमेंट जो है, टर्मिनेशन जो है वो होना बंद हो जाएगा। द नेक्स्ट पी इज प्रिपेयर। अभी आपको क्या प्रेपरेशन जो आपको करना है, तो प्राइमरली जो प्रेपरेशन आपको करना है वो प्रेपरेशन ये करना है कि प्राइमरली क्या होता है कि हम लोग जब एजेंट कोई भी हमारे पास मतलब किसी को हम एजेंट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, टॉप इंश्योरेंस LIC का एजेंट का इनकम कितना है, ये कितना है, वो कितना है, इतना लंबा चौड़ा हम लोग ऐसा मोटिवेट लोगों को करते हैं कि जैसे कि उनको बस एक बस एक एजेंसी लेना है, उसके बाद सब एकदम धमाल में उनके लाइफ में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो झूठ है, बट क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उसका पॉजिटिव एंगल वो सिर्फ हम प्रेजेंट करते हैं, उसका जो नेगेटिव एंगल है वो हम प्रेजेंट नहीं करते। तो अक्सर क्या होता है, उसको कहते हैं व्हेन द रबर हिट्स द रोड, मतलब हम लोग लोगों को इतना बड़ा उसके गोल सेट करते हैं, उसको बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, क्लब मेंबरशिप है, ये है, वो है, सब चीज हम बता देते हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है, एजेंट बड़े एंथुसियाज्म के साथ, बड़े स्फूर्ति के साथ वो मार्केट में जाता है और वहां बहुत उसकी पिटाई होती है, और फिर कहीं ना कहीं उसको जो पिक्चर बताया गया था एजेंसी के बारे में, वो पिक्चर कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रेम बनती है वो टूट जाती है, और वो फिर नाराज हो जाता है, उसको लगता है कि उसके अंदर कुछ खराबी है। तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर और SB आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत मोटिवेट करना चाहिए, बहुत गोल सेट करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बट जब ये सब करने के बाद वो एग्री हो जाता है और उसको डॉक्यूमेंट आपको मांगना है, उससे पैसा मंगाना है, और जब वो डॉक्यूमेंट और पैसा लेके आते हैं तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। किसके लिए प्रिपेयर करना है, रिजेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो उसको कहना है कि बॉस ये जो बिजनेस है वो रिजेक्शन वाला बिजनेस है, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड का नंबर 1 एजेंट है वो भी 10 लोगों को मिलता है तो उसको 3 लोग रिजेक्ट करते हैं। मेहंदी फकरजादा ये पर्सनली उन्होंने कहा है, हमने उनको पूछा था। इवन भरत पारेख आज भी कहते हैं कि उनका काफी रिजेक्शन होता है। तो एजेंटों को जब तक हम लोग ये रिजेक्शन के बारे में या उसको रिजेक्शन से कैसे डील करना वो नहीं बताएंगे, सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे, काफी लोग ना बोलेंगे, उसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा ही है, ये इसके सिद्धांत है। और 10 लोग का आप मिलेंगे तो 2 लोग उसमें से पॉलिसी लेंगे, बट आपको डरना नहीं है, मतलब तो ये जब आप बता के प्रिपेयर करके रखते हो, तो जब वो लोग मार्केट में जाते हैं और उनको अगर रिजेक्शन होता है तो उनको ध्यान रहता है कि ऐसा मुझे बताया गया था, तो वो लोग डीमोटिवेट नहीं होते। बट दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है कि इसके बारे में कभी भी कहीं भी कोई भी कंपनी या इवन LIC में भी हम लोग इसके बारे में हार्डली मैं 1 या 2 डेवलपमेंट ऑफिसर से मिला हूँ जो एक्चुअली स्पेसिफिकली हमारे अभी जो ट्रेनिंग बैच में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है कैलकाटा के, और वो एक इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू में ये एक्चुअली उनका एक प्रोसेस है जहाँ पर ये रिजेक्शन के बारे में वो बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही उसके बारे में फोकस करके वो बताते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अगर आपको ये लगता नहीं है कि आप झेल पाएंगे तो प्लीज आप इसमें ज्वाइन मत कीजिए। तो ऐसा जब बोलते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो लोग बड़े क्लैरिटी के साथ, बड़े प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपना बिजनेस में जाते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पाइपलाइन है। ऐसा नहीं कि हम रिक्रूटमेंट करना नहीं चाहते या करने का मतलब इच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो बहुत सीरियसली, मैं जानता हूँ हर डेवलपमेंट ऑफिसर SBF बहुत तहे दिल से सिंसियरली चाहता है कि वो रिक्रूटमेंट करे, बट उनके पास पाइपलाइन नहीं होती। पाइपलाइन का मतलब है फनल एंड पाइपलाइन जिसको हम कहते हैं। मेरा LDA सक्सेस सिस्टम है, इसके बारे में बहुत, वो जो पुस्तक है उसमें मैंने बड़े विस्तार में इसके बारे में बात किया है कि जब तक अपने पास 250 लोगों की लिस्ट नहीं होती, जब तक हम लोग के पास अच्छी पाइपलाइन नहीं होती,
तब तक हमारा एजेंसी रिक्रूटमेंट जो करना है वो कभी भी नहीं होगा। तो एक्चुअली आप जो सोचते हैं ना कि आप कर नहीं क्यों नहीं रहे हैं, ये इसलिए कि आपके पास एक 250-300 लोगों की लिस्ट ही नहीं बनी। तो मतलब सबसे पहला मुझे फोकस करना चाहिए ऐसे सिलेक्टिव कुछ लोगों को कुछ क्राइटेरिया के बेस पे मुझे 250-300 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, या मुझे कुछ जो भी मतलब कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं एक अच्छा सिलेक्टिव ग्रुप को 200-300 के ग्रुप को अगर मैं मेरे किटी में अगर मेरे फनल में रहता है, तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करके आगे जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये पाइपलाइन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है साहब, तो आप काम क्या करेंगे? मतलब काम इसलिए नहीं होता है बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं है ना। और रॉ मटेरियल को जो है उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो करने के बाद फिर आप लोग जो देखेंगे आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम होगा। बट प्राइमरली कैसा है कि ये पाइपलाइन होने से एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है या तकलीफ है वो आपकी चली जाती है। और जैसे ये अर्जेंट इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट आप अगर प्रॉपरली करेंगे तो फिर उसमें काफी आपको मतलब इजी पड़ेगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमको क्या करना है कि बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है ना वो डॉक्टर जैसा होना चाहिए। क्या होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर हमको डायरेक्ट दवा नहीं देते, या डॉक्टर पुड़ी बना के नहीं रखते हैं कि चलो ये आ गया तो ये पुड़ी दे दो। डॉक्टर पहले क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, आपका सिम्टम्स पूछता है कि क्या तकलीफ है, फिर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, फिर आपके कुछ मेडिकल टेस्ट करवाता है, और सबको स्टडी करके उसके बाद दवा देना है, ऑपरेशन देना है, ऑपरेशन करना है, जो भी है मतलब वो बाद में सजेस्ट करता है। मतलब पहले डायग्नोसिस करता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन करता है। हमारे केस में क्या है कि हम किसी को भी ये प्रोसेस एजेंट जब हम बनाते हैं तो वही एक डॉक्टर प्रोसेस मैंने बनाया है, जिसमें वो 6 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है सेल कॉम्पिटेंस ट्रस्ट। आपको आपका कॉम्पिटेंस और आपका ट्रस्ट को डेवलप करना है उस कैंडिडेट के साथ। उसके बाद सेल द अपॉइंटमेंट करना है, फिर सेल द प्रॉब्लम करना है, फिर सेल द सोल्यूशन करना है। आज जो आप कर रहे हैं ना और डायरेक्ट आप एजेंसी सेल कर, इसके लिए प्रॉब्लम। आप डायरेक्टली उसको एजेंसी के लिए बात करते हो, बट वो अगर न करते हुए अगर हम पहले सेल कॉम्पिटेंस ट्रस्ट करेंगे, फिर सेल अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर सेल प्रॉब्लम करेंगे, फिर सेल सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन उसको सेल करने के बाद जो एक ऑप्शन उसका उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन एजेंसी होता है, और उसको एजेंसी उसको सिलेक्ट करने बोलेंगे, और उसके बाद हमको रेफरेंसेस अगर कलेक्ट करेंगे तो हमारा ये जो साइकिल है, ये साइकिल से जो भी बाहर निकलेगा, जो भी एजेंट बनेगा, वो एजेंट 100% प्रोडक्टिव होगा। वो एजेंट जो एटलीस्ट 70% एक्टिव होगा, और वो एजेंट 50% उसका सक्सेस का चांस बहुत ही है, और वो 100